नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन प्रदेश में एक ऐसा जिला भी है जहां सर्दी गर्मी दोनों मौसम चरम पर दिखाई देता है। यह जिला है चूरू, जिसे कभी तपते रेगिस्तान जैसी गर्मी तो कभी पहाड़ी इलाकों जैसी कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ती है। गर्मियों में जहां तेज धूप लोगों को घरों में कैद कर देती है, वहीं सर्दियों में बाहरी तापमान इतना गिर जाता है कि पानी तक जमने लगता है। चूरू में तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। वर्ष 2019 में यहां पारा 50.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इसी तरह 30 जनवरी 2006 को न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री तक लुढ़क गया था। चूरू की ऐसी जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति का नतीजा है। कर्क रेखा के करीब होने और चारों ओर रेतीले टीलों के कारण यह क्षेत्र तेजी से गर्म भी होता है और उतनी ही तेजी से ठंडा भी। यहाँ की मिट्टी रेगिस्तान के अन्य जिलों की तुलना में अधिक महीन है, जो तापमान को सोखने और छोड़ने में अत्यधिक संवेदनशील होती है। गर्मियों में पाकिस्तान सीमा की ओर से आने वाली गर्म हवाएं भी तापमान को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। दूसरी ओर सर्दी के मौसम में बादलों का अभाव और तेज रेडिएशन लॉस तापमान को रातों रात नीचे गिरा देता है। बता दें कि दिसंबर की शुरुआत में ही चूरू का न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री तक पहुँच गया है। यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को यूरिया उपलब्ध करवाने के लिए जिले में 700 मैट्रिक टन की नई खेप पहुंच गई है और वितरण भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा इसी सप्ताह करीब 650 मैट्रिक टन यूरिया की नई खेप और आने की उम्मीद है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल जिले में करीब 79,935 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई की गई है। फसलों की ग्रोथ के लिए अब यूरिया की जरूरत है, लेकिन किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सोसाइटियों में सुबह से शाम तक कृषकों की कतारें लग रही हैं। अब यूरिया उपलब्ध होने से किसानों को राहत मिलेगी। जिला कृषि विभाग की ओर से रबी सीजन में कुल 18,200 मैट्रिक टन यूरिया की मांग थी और अब तक 7,440 मैट्रिक टन की आपूर्ति हो पाई है। यूरिया की देखरेख के लिए 5 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो फसल के विभिन्न चरणों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। विभाग के अनुसार फरवरी 2026 तक यूरिया की नियमित आवक जारी रहेगी। सिरोही में 700 मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हो गई है और इसी सप्ताह 650 मैट्रिक टन की आवक और होगी। इससे अब जिले में यूरिया की किल्लत नहीं होगी। उर्वरकों का वितरण विभागीय अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है। इसके साथ ही जिले में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, ताकि उर्वरक वितरण की सही तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने डिजिटल फ्रंट को मजबूत करने का मिशन शुरू कर दिया है। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में सोशल मीडिया वॉरियर मीट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आईटी और सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया आज सिर्फ प्रचार का उपकरण नहीं, बल्कि जनता से सीधे संवाद का हथियार बन चुका है। चुनावी माहौल में इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। दरअसल बीजेपी का फोकस इस बार खास तौर पर ग्रामीण सोशल मीडिया नेटवर्क पर है। पंचायत स्तर तक वॉरियर्स की टीम बनाई जा रही है, ताकि विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब भी तुरंत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिया जा सके और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर दिखाया जा सके। पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया पहली कतार का हथियार है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में कहा कि भाजपा के सोशल मीडिया वॉरियर्स के समर्पण और कर्मठता के कारण पार्टी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत प्राप्त करने में सहयोग मिला। सोशल मीडिया से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी के मजबूत स्तंभ है। वे जनवरी से जनवरी तक राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं और पार्टी को मजबूत करेंगे। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मृत शरीर सम्मान अधिनियम 2023 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इस नए कानून से सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर मृतकों के शव रखकर विरोध प्रदर्शन की प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई है।
इस संबंध में भाजपा सरकार ने अधिसूचना जारी की, जो हाल के घटनाक्रमों के बीच सख्त सजाओं का प्रावधान करती है। अधिनियम के तहत गैर परिवार सदस्य द्वारा शव का राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी। परिवार के सदस्य अगर ऐसा करने की अनुमति दें या भाग लें तो अधिकतम 2 वर्ष की जेल हो सकती है। अधिसूचना के मुताबिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 24 घंटे का नोटिस मिलने के बाद शव लेने से इनकार करने पर परिवारजनों को 1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। इसके बाद पुलिस शव कब्जे में लेगी, आवश्यक वीडियोग्राफी युक्त पोस्टमार्टम कराएगी और लोक प्राधिकारियों से अंतिम संस्कार करवाएगी। पुलिस थाने संदिग्ध दुरुपयोग वाले शव जब्त करेंगे, मजिस्ट्रेट और जिला एसपी को सूचित करेंगे और अधिकृत अस्पतालों में जांच कराएंगे। अस्पताल बकाया बिलों के कारण शव रोक नहीं सकेंगे। जबकि लावारिस शवों का राजस्थान एनाटॉमी एक्ट 1986 के तहत निपटारा होगा, जिसमें जेनेटिक डेटा बैंक और अज्ञात मौतों का डिजिटल ट्रैकिंग शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को अपने गृह जिले बीकानेर का दौरा किया। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने विमानन से जुड़ी समस्याओं से लेकर विपक्षी नेताओं की आलोचना तक हर सवाल का जवाब दिया। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार हर मुद्दे पर संवेदनशील है और जनता के हित में काम कर रही है। यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब देश में राजनीतिक बहस तेज है। मंत्री मेघवाल ने पिछले 3-4 दिनों से इंडिगो की उड़ानों में रद्द होने की समस्या पर बात की। उन्होंने बताया कि यह एक तकनीकी खराबी थी जिसे अब नियंत्रित कर लिया गया है। केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में इस पर पहले ही विस्तार से जवाब दिया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यह बयान उन यात्रियों के लिए राहत की बात है जो उड़ान रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। एयरलाइंस कंपनियों द्वारा किराए में मनमानी बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने तुरंत कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अब किराया किलोमीटर के आधार पर ही लिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ने लाभार्थियों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। पेंशन चालू रखने के लिए समय पर वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन पेंशन धारकों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, वे 31 दिसंबर तक अपना सत्यापन पूरा कर लें, अन्यथा उनकी पेंशन भुगतान प्रक्रिया रोक दी जाएगी। प्रशासन इस बार अभियान मोड में सत्यापन कार्य कर रहा है ताकि भविष्य में किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासनिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने पेंशन सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। पिछले दिनों हुई इस बैठक में पाया गया कि कई पेंशन धारकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अब भी लंबित है, जिसके कारण विभाग को भुगतान प्रक्रिया में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर लंबित मामलों को खत्म करने और लाभार्थियों तक सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए 4 विकल्प उपलब्ध कराए हैं। लाभार्थी अपना सत्यापन नजदीकी ई-मित्र कियोस्क में जाकर करा सकते हैं, जहां बायोमेट्रिक अंगुली छाप के माध्यम से यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। इसके अलावा ई-मित्र प्लस केंद्रों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेंशनर्स आसानी से अपना सत्यापन करा सकें। यदि किसी कारणवश पेंशन धारक ई-मित्र केंद्र पर नहीं जा पाते तो वे स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर भी सत्यापन करा सकते हैं। इस विधि में संबंधित अधिकारी पेंशन पोर्टल पर लॉग इन कर पेंशन धारक की मौजूदगी की पुष्टि करते हैं और सत्यापन प्रक्रिया तत्काल पूरी कर देते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें बायोमेट्रिक मशीन में किसी तकनीकी समस्या या शारीरिक कारणों से अंगुली छाप मिलान में कठिनाई होती है। सरकार ने विशेष रूप से उन पेंशन धारकों के लिए राहत का विकल्प भी दिया है जो उम्रदराज, बीमार या शारीरिक रूप से असमर्थ होने के कारण घर से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे लोगों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें किसी केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं रहती। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। मोबाइल ऐप आधारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ पेंशन धारकों पर न पड़े। इसके लिए पेंशन धारक के पास स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य अपने एंड्रॉयड मोबाइल में संबंधित ऐप डाउनलोड कर यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
ऐप में पेंशन धारक की फोटो, पहचान और लाइव बायोमेट्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन किया जाता है, जो सरल और सुरक्षित है।